अगर मुझे रोज की 100 मिलियन की सैलरी मिले, लेकिन शर्त ये हो कि मुझे इस शहर की सबसे रद्दी और कचरा क्लास का क्लास टीचर बनना पड़ेगा, और अगर स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट 30% से ज्यादा हुआ तो सिस्टम मुझे जान से मार देगा। ऐसे में मैं क्या करूंगा? सामने बैठे उन कमीने राक्षसों को देखकर जो सिगरेट पी रहे थे, ताश खेल रहे थे और अपनी टांगें टेबल पर रखे हुए थे, और फिर अपने बैंक अकाउंट में अभी अभी आए 10 मिलियन को देखकर भाई जॉब छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर दिन के इस बड़े टारगेट के लिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इन साले कमीनों से भिड़ जाऊंगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने पूरी उम्मीद के साथ 12वीं क्लास के 18वें बैच के उस टूटे फूटे दरवाजे को धक्का देकर खोला था। इससे पहले कि मैं अपने चेहरे पर एक स्माइल भी लाता, एक सफेद चाक का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ आया और चटाक से सीधा मेरे माथे पर आकर लगा। पूरी क्लास में अचानक से जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ लड़के जोर से चिल्लाते हुए शर्त लगा रहे थे, 50 रुपए की शर्त, ये कमजोर साला आज दोपहर तक भी नहीं टिक पाएगा। तो ये थी वो कचरा क्लास जिसमें उस कमीने हेडमास्टर ने मुझे जबरदस्ती ठूंस दिया था। क्लास में 30 से ज्यादा लड़के लड़कियां थे और किसी एक की भी टेबल पर कोई किताब नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं जाकर फूड डिलीवरी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन इस घटिया जगह पर इन सालों के नखरे बिल्कुल नहीं सहूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर गया और मैं दरवाजा पटक कर वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी, डिंग! मास्टर मेकर सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। पहले दिन का फंड 10,000 रुपए अकाउंट में आ चुका है। 7वें दिन से आपकी फिक्स इनकम 100 मिलियन रुपए रोज होगी। मेरी जेब में रखा फोन अचानक जोर से वाइब्रेट हुआ। बैंक की तरफ से आए उस असली डिपॉजिट मैसेज को देखकर मैंने घबराहट में अपना थूक निगला, लेकिन सिस्टम की अगली बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चेतावनी, अगर क्लास का ड्रॉप आउट रेट 30% से ज्यादा हुआ तो सिस्टम मौत की सजा एक्टिवेट कर देगा और होस्ट यही मौके पर ही ब्लास्ट हो जाएगा। मैं अपनी जगह पर सुन खड़ा था और सामने बैठे इन घमंडी यमदूतों को देख रहा था। रोज के 100 मिलियन के लिए और अपनी जान बचाने के लिए मैं धीरे से पीछे मुड़ा और वापस अपनी टेबल की तरफ चल दिया। इन साले बेवकूफों को लग रहा था कि मैं ये नया सब्स्टिट्यूट टीचर कोई डरा सहमा सा कमजोर इंसान हूं। मैंने नीचे झुककर बड़े आराम से उस आधे टूटे हुए चाक को उठाया जिसने अभी मेरे माथे पर निशाना लगाया था। सफेद चाक का पाउडर मेरे हाथों में लग गया। पूरी क्लास की 30 से ज्यादा आंखें मुझे ही घूर रही थीं। वो सब साले बस इसी इंतजार में थे कि मुझ जैसा नया मुर्गा कैसे अपनी बेइज्जती करवाता है। पीछे की सीट पर बैठा वो कमीना लू जीहाओ तो अपनी औकात ही पार कर चुका था। उसने सीधा अपना लाइटर निकाला और क्लिक की आवाज के साथ सिर झुकाकर सिगरेट जलाने लगा। मेरी आंखों में गुस्सा भर गया। मैंने अपना हाथ उठाया, लू जीहाओ पर निशाना लगाया और मेरे हाथ से वो चाक का टुकड़ा किसी बंदूक की गोली की तरह सूं करके सीधा उसकी तरफ उड़ गया। एकदम परफेक्ट निशाना। लू जीहाओ के मुंह में दबी वो सिगरेट मौके पर ही 2 टुकड़ों में टूट गई और जलता हुआ सिगरेट का वो हिस्सा सीधा नीचे गिर गया। पलक झपकते ही उसकी उस सस्ती सी काली पैंट पर जलने का एक बड़ा सा छेद हो गया। आह साला! लू जीहाओ जलने के दर्द से किसी बंदर की तरह अपनी जांग पीटते हुए उछल पड़ा और उसने जोर से लात मारकर अपनी कुर्सी को दूर फेंक दिया। पूरी क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मेरे जैसा सीधा सादा दिखने वाला टीचर उन पर पहले हमला करने की हिम्मत करेगा। मैंने अपने दोनों हाथ टीचर वाली टेबल पर रखे और गुस्से से पागल हो रहे लू जीहाओ को घूरने लगा। हालांकि मेरी पीठ इस वक्त तक ठंडे पसीने से भीग चुकी थी और मेरे दिमाग में गालियां चल रही थीं कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया। उस साले का शरीर मेरे शरीर से 2 गुना बड़ा था। अगर वो सच में आकर मुझे पीटने लगा तो क्या वो वर्क इंजरी में गिना जाएगा? लेकिन उस रोज के 100 मिलियन के रिवॉर्ड के लिए मैं आज अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, पर अपने भौकाल में कोई कमी नहीं आने दूंगा। चुप कर साले पीले बालों वाले, मैंने ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा। पूरी क्लास के होश उड़ गए थे। वो मोटा छान डुओ आधा चिप्स का पैकेट पकड़े हुए था। उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया था कि वो चिप्स चबाना ही भूल गया। आगे की सीट पर जो लड़की अपना मेकअप कर रही थी, डर के मारे उसके हाथ ऐसे कांपे कि उसका शीशा जमीन पर गिरते गिरते बचा। सबको पता था कि लू जीहाओ पिछले 2 साल से इस स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था। इससे पहले वाले क्लास टीचर को तो उस कमीने ने इतना तंग किया था कि उसे सीधा हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ा था। तेरी फिर से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लू जीहाओ का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए दहाड़ मारी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो बाहर का इतना बड़ा गुंडा है, वो मुझ जैसे एक मामूली टीचर को नहीं दबा सकता। अंदर से तो मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन बाहर से मेरा एटीट्यूड एकदम सख्त था। क्यों बे, कान खराब हो गए हैं क्या?
मैंने पीछे मुड़कर एक नया चाक निकाला और ब्लैक बोर्ड पर पूरे भौकाल के साथ अपना नाम लिख दिया। मैं लू जिहाओ की आंखों में सीधा घूर रहा था। अपनी सिगरेट अंदर रख और अपने पैर नीचे उतार। लू जिहाओ ने दांत पीसे लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। उसके पास बैठे उसके कुछ चमचे अपनी जगह से खड़े हो गए, जैसे वो सब मिलकर मुझ पर टूट पड़ने वाले हों। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो मेरे इस पतले शरीर का कोई चांस नहीं था। मुझे इन साले बच्चों को हराने के लिए बड़ों वाले दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ना था। मैं अचानक मुस्कुराया और मैंने अपना हाथ कोने में लगे उस धूल भरे सीसीटीवी कैमरे की तरफ कर दिया। मुझे पता है कि यह कैमरा खराब है। सामने बैठे उन लड़कों की खिल्ली उड़ाती हंसी के बीच मैं धीरे धीरे पोडियम से नीचे उतरा और उन कमीनों के ठीक सामने जाकर पूरे एटीट्यूड से उन्हें घूरने लगा। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मेरी उम्र 24 साल है। मैं सिंगल हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर आज तुम सालों ने मुझे एक उंगली भी लगाने की हिम्मत की ना, तो मैं यहीं इसी जगह लेट जाऊंगा और एम्बुलेंस बुला लूंगा। मैं अपने पूरे शरीर का A to Z फुल चेकअप करवाऊंगा। जो भी मशीन खाली होगी मैं उन सब में लेट जाऊंगा। अगर मैंने सिर्फ एक बार आह मेरा सिर दर्द कर रहा है बोल दिया, तो जब तक मुझे 1 लाख का मुआवजा नहीं मिल जाता, मैं गारंटी देता हूं कि तुम सब सालों के स्कूल रिकॉर्ड पर एक ऐसा बड़ा धब्बा लगेगा जो कभी नहीं मिटेगा। पूरी क्लास ने एक साथ अपनी सांसें रोक ली। भाई, ऐसा गेम किसने देखा था? ये तो उन गुंडों से भी ज्यादा नीच वाली हरकत थी। लू जिहाओ के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। उसे स्कूल से सस्पेंड होने का डर नहीं था, लेकिन उसकी माँ रोज रात रात भर मॉल में जाकर मेकअप बेचती थी। खून पसीना एक करके कुछ हजार रुपए ही कमा पाती थी। अगर उसे सच में 1 लाख का हर्जाना देना पड़ गया तो उसकी माँ को सब कुछ बेचना पड़ जाएगा और वो बेचारी हॉस्पिटल के गलियारे में रो रो कर पागल हो जाएगी। मैंने उसकी आंखों में उस डर को एकदम सटीक तरीके से पकड़ लिया था। मुझे समझ आ गया कि मैं ये बाजी जीत चुका हूं। इन बेवकूफ बच्चों को अभी असली दुनिया के खौफ का कोई अंदाजा नहीं था। मैं सीधा चलते हुए लू जिहाओ के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी हाइट उससे थोड़ी ज्यादा थी, जिसका फायदा उठाकर मैंने अपना पूरा प्रेशर उस पर डाल दिया। क्या हुआ, औकात याद आ गई? लू जिहाओ अपने दांत पीस कर रह गया, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। अगर तेरी फट रही है तो चुपचाप बैठा रह। मैंने अपनी आवाज को भारी किया और उसकी टेबल से वो आधी बची हुई सिगरेट की डब्बी उठाई। मैंने बिना देखे ही सीधा उसके मुंह के सामने उस डब्बी को बास्केटबॉल की तरह डस्टबिन में फेंक दिया। इससे उसे कोई शारीरिक चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन उसकी बेइज्जती एकदम नेक्स्ट लेवल की हो गई थी। उसके आसपास खड़े सारे चमचे सन्न रह गए थे। लू जिहाओ ने अपनी मुट्ठी भींची और फिर ढीली छोड़ दी। आखिर में वो हार मानकर अपनी कुर्सी खींचते हुए धम से बैठ गया और अपने दांतों के बीच से बुदबुदाया, साले तू बहुत कमीना है। क्लास 18 का सबसे बड़ा गुंडा सच में घुटने टेक चुका था। छियान डुओ ने डर के मारे जल्दी से अपने चिप्स वापस दराज में ठूस दिए। आगे वाली लड़की ने लाइट की स्पीड से अपना शीशा बैग में रख लिया। सबको लगने लगा था कि मैं, उनका ये नया क्लास टीचर, कोई बहुत ही खतरनाक शैतान हूं। मैंने मन ही मन एक लंबी चैन की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे पीछे की शर्ट पसीने से पूरी तरह चिपक गई थी। अगर अभी उस साले ने सच में हाथ उठा दिया होता तो मैं पक्का हड्डियों वाले वार्ड में लेटा होता। खैर, जो भी हो, गेम का पहला लेवल मैंने क्लियर कर लिया था। मैं वापस पोडियम की तरफ गया, अपने दोनों हाथों को टेबल पर टिकाया और पूरी क्लास को घूर कर देखा। मेरा नाम चेन जिमिंग है और आज से मैं तुम्हारी क्लास 18 का क्लास टीचर हूं। मेरी भारी आवाज उस शांत क्लासरूम में गूंज उठी। मुझे पता है कि तुम सबको लगता है कि यह 18वीं क्लास एक कचरा खाना है, यहाँ किसी का भी आना बेकार है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग सालों स्कूल भी नहीं आना चाहते। मैं ब्लैक बोर्ड से टिककर खड़ा हो गया और अपनी टोन बदलकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने हाथ फैलाते हुए बोला, सच कहूं तो मैं भी यहाँ कोई काम वाम नहीं करना चाहता। पूरी क्लास फिर से सन्न रह गई। ये कैसी बात थी? मैं भी चाहता हूं कि मैं घर पर लेटा रहूं, गेम्स खेलूं और आराम से अपनी नींद पूरी करके उठूं। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे यहाँ आकर तुम सालों को पढ़ाना पड़ रहा है। मैंने अपना मुंह चिढ़ाया और अपनी जेब पर हाथ फेरा। मुझे याद आया कि अब मेरे पास सिस्टम का सपोर्ट है, और ये सोचते ही मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस फुल हो गया। तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लेते हैं। मैंने टेबल खटखटाई। जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, मेरे अंदर जो फर्जी भौकाल की हवा भरी थी वो एकदम से निकल गई। मेरी दोनों टांगें नूडल्स की तरह कांप रही थीं और मैं लड़खड़ाते हुए पोडियम से नीचे उतरा। मेरी नजरों ने देखा कि वो घमंडी लू जिहाओ अब अपनी टेबल पर मुंह छिपाए चुपचाप पड़ा था। पता नहीं कि वो मेरी उस भौकाल वाली धमकी से डरकर अंदर ही अंदर घुट रहा था या फिर बेशर्मों की तरह सो गया था। बाकी सारे स्टूडेंट्स अब एकदम शांत हो गए थे। कम से कम किसी में भी अब मेरी तरफ कुछ फेंकने की हिम्मत नहीं थी।
मैं अपने भारी कदमों को घसीटते हुए 5वें फ्लोर के ऑफिस की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं चौथे फ्लोर के कोने से मुड़ा, मैं सामने से आ रहे एक इंसान से टकराते टकराते बचा। सफेद शर्ट, काली पैंट और एक साफ सुथरी पोनीटेल। इस टूटे फूटे और उखड़ी हुई दीवारों वाले गलियारे में खड़ी वो किसी ऐसी हीरोइन की तरह लग रही थी जो गलती से किसी रिफ्यूजी कैंप में आ गई हो। मैं अभी ये सोचने ही वाला था कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है कि अगले ही सेकंड मुझे उसकी नजरों में अपने लिए भयंकर नफरत और गुस्सा दिखाई दिया। तो तुम ही क्लास 18 के नए क्लास टीचर हो? उस औरत की आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे बर्फ जम जाए। उसकी बातों से ही लग रहा था कि वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। मैंने बड़े आराम से सिर हिलाया। हाँ, मेरा नाम, मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। उसने मेरी बात को बीच में ही काट दिया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो ब्राउन रंग का लिफाफा सीधा मेरे सीने पर मार दिया। मैं लियू रुयान हूँ, क्लास 17 की क्लास टीचर, और तुम्हारे बगल वाली टेबल पर बैठती हूँ। ये तुम्हारी क्लास के पिछले सेमेस्टर के सारे कांडों की रिपोर्ट है। डायरेक्टर हे ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा था। मैंने नीचे देखकर उस रिपोर्ट को बाहर निकाला और उस पर एक नजर डाली। बाप रे बाप, 63 बार लड़ाई झगड़े, 200 से ज्यादा बार क्लास बंक और स्कूल में 92 बार सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। इस बकवास डेटा को देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। टीचर लियू, क्या ये सारा डेटा असली है? लियू रुयान दीवार के सहारे खड़ी होकर अजीब तरह से हंसी। बिल्कुल असली है, और ये तो सिर्फ वो है जो पकड़े गए हैं। जो कांड अभी तक किसी के सामने नहीं आए हैं वो कम से कम इसके 3 गुना ज्यादा होंगे। मैंने अपनी जेब से अपना वो खटारा फोन निकाला जिस पर अभी भी एक सस्ते खाने वाले ठेले का डिस्काउंट स्टिकर चिपका हुआ था, और पेमेंट करने के लिए कार्ड स्वाइप करने को कहा। वहां खड़ी उस सेल्स वाली लड़की ने मेरे फटे हाल कपड़ों को ऊपर से नीचे तक घूरा। वो अजीब तरह से हकलाते हुए कंफर्म करने लगी। सर, क्या आप 10,000 से ऊपर वाला कोई और ऑप्शन देखना चाहेंगे? मैंने कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारा और पूरे भौकाल के साथ खड़ा हो गया। मुझे बस यही चाहिए। मैंने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला और अपने अकाउंट में पड़े पूरे 1 लाख के बैलेंस का स्क्रीनशॉट उस लड़की की आंखों के सामने हवा में लहरा दिया। उस 6 नंबर वाले बैलेंस को देखते ही उस सेल्स वाली लड़की के चेहरे के तोते उड़ गए। मैंने एक लंबी ठंडी सांस ली और अपने होठों को तिरछा करके खुद का ही मजाक उड़ाते हुए बोला, मानना पड़ेगा, अपने स्कूल के एकेडमिक ऑफिस का काम एकदम सॉलिड है। लियू रुयान ने मेरे इस जोक पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी नजरें बस मेरे माथे पर लगे उस चाक के पाउडर पर टिकी थीं। तुम्हारे माथे का वो सफेद निशान अभी तक ठीक से साफ नहीं हुआ है। मैंने शर्मिंदगी से अपने हाथों से उस सफेद पाउडर को रगड़ा और बेशर्मों की तरह झूठ बोलते हुए कहा, ये अरे वो अभी स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा इंटरेक्शन कर रहा था, उसी में लग गया। इंटरेक्शन? लियू रुयान ने एकदम सटीक निशाना लगाते हुए मेरी पोल खोल दी और फिर बिना किसी दया के बोली, टीचर चेन, तुमसे पहले जो क्लास टीचर था वो 4 महीने तक टिका रहा और फिर उसे हार्ट अटैक आ गया। और उससे भी पहले एक स्पोर्ट्स टीचर था जिसका शरीर तुमसे दुगना बड़ा था। पहले ही हफ्ते में उन बच्चों ने उसे लड़कों के बाथरूम में घेर कर उसके ऊपर पूरी स्याही उड़ेल दी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक टिक पाओगे? ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। टीचर लियू, तुम मुझे तसल्ली दे रही हो या डरा रही हो? मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ। लियू रुयान ने सीधा उस रिपोर्ट के आखिरी पेज को पलटा और एक लाइन की तरफ उंगली रखकर मुझे दिखाया। एकेडमिक ऑफिस का अंदाजा है कि इस सेमेस्टर तुम्हारी क्लास से कम 8 से 12 बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। तुम बाहर से आए एक नए टीचर हो, तुम इस कचरे को नहीं संभाल सकते। बेहतर यही होगा कि जल्दी से जाकर डायरेक्टर हे से थोड़ी मीठी बातें करो और 10वीं क्लास के वाइस क्लास टीचर बन जाओ। और रही बात इस कांड वाली रिपोर्ट की, तो इसे सीधा डस्टबिन में फेंक दो, वैसे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर ये ठंडे मिजाज वाली खूबसूरत लड़की अपने नोट सीने से लगाकर बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। उसके बात करने का तरीका एकदम किसी ठंडे पत्थर जैसा था। मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं था और वो हवा की तरह आई और मेरे मुंह पर ही मेरी कश्ती डुबोकर चली गई। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा और उन 8 से 12 बच्चों के ड्रॉप आउट वाले डेटा को घूरता रहा। वो नंबर मेरी आंखों में बुरी तरह चुभ रहे थे और तभी मेरे दिमाग में किसी यमदूत की तरह सिस्टम का अलार्म बजने लगा। चेतावनी, मौजूदा क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं। ड्रॉप आउट की रेड लाइन 12 स्टूडेंट्स है। अगर रेड लाइन पार हुई तो होस्ट को सीधा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कृपया स्टूडेंट्स की हरकतों पर पैनी नजर रखें। मौत के घाट? मैंने उस लिफाफे को अपनी बगल में दबाया और तेजी से ऑफिस की तरफ भाग खड़ा हुआ। लियू रुयान बिल्कुल सही कह रही थी। ये कचरा क्लास एक ऐसा गड्ढा था जिसका कोई अंत नहीं था, लेकिन मेरे पास तो जॉब छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं था। ये साला सिस्टम किसी चिपकू प्लास्टर की तरह मुझसे चिपक गया था जो अब छूटने वाला नहीं था। मैं कोने में पड़ी उस खटारा, जंग लगी और पीली पड़ चुकी ऑफिस टेबल के पास गया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर पिछले टीचर का चिपकाया हुआ एक स्टिकी नोट लगा था जिस पर लिखा था, यहां मत आना, भाग जाओ। भागू मेरा घंटा। मैंने उस स्टिकी नोट को खींचा
उसे मरोड़कर डस्टबिन में फेंका और धम से उस खुरदरी और आवाज करने वाली लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। उसके नीचे से एक लोहे का तार निकलकर सीधा मेरी जांघ में चुभ रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और अपने अकाउंट में अभी अभी आए उन 10,000 के बैलेंस को देखा। मैंने दांत पीसते हुए कसम खाई कि बस आज का दिन कट जाए। कल जैसे ही वो 1 लाख का सिस्टम फंड अकाउंट में आएगा तो सबसे पहला काम मैं इस स्कूल की सबसे टॉप क्लास वाली लेदर की बॉस चेयर खरीदूंगा। मैंने छत पर देखा जहां से पीला गंदा पानी टपक रहा था। मैंने अपने दिल की गहराइयों से इस जिंदगी की सबसे दर्दनाक चीख मारी। मुझे इस्तीफा देना है, अनुमति नहीं है। सिस्टम की आवाज इतनी सख्त थी कि उसमें कोई मोलभाव नहीं हो सकता था। चलो ठीक है, अब तो मैं पूरी तरह से इस लुटेरी नाव पर सवार हो ही चुका था। मैंने अपना सिर घुमाकर बगल में लियू रुयान की एकदम साफ सुथरी टेबल को देखा। उसकी टेबल के कोने पर एक चीनी मिट्टी का कप रखा था जिस पर कोई मोटिवेशनल कोट छपा था। इस टूटे फूटे स्कूल में 2 साल तक टिके रहना, ये औरत पक्का दिमाग की बहुत जिद्दी थी। जुबान की कड़वी जरूर थी, लेकिन शायद उसके दिल में अभी भी एजुकेशन को लेकर कोई उम्मीद बाकी थी। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने फोन में क्लास 18 का रजिस्टर खोला। 38 नाम थे और मैं इनमें से किसी एक को भी नहीं जानता था। लेकिन अब ये 38 के 38 साले मेरे बाप समान थे। ये कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट थोड़ी थी, ये तो मेरे लिए यमराज की बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ थी। एक भी बच्चा कम हुआ और मैं शमशान घाट के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन की स्क्रीन बंद की। खिड़की से बाहर से आ रही पकौड़ों की महक सूंघते हुए मैंने खुद के अंदर जोश भरा। कल वो 1 लाख आने से पहले मुझे किसी भी तरह आज का दिन जिंदा बचकर निकालना था। मुझे इस टूटी हुई लोहे की कुर्सी पर बैठे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरी कमर टूटने वाली हो गई। मैंने ऊपर देखा, छत पर वो पीले पानी का दाग मेरी आंखों के सामने ही बड़ा होता जा रहा था। और तभी टप से गंदे कीचड़ वाले पानी की एक बूंद सीधा मेरे कीबोर्ड के बीचों बीच आकर गिरी। मैंने जल्दी से अपना कीबोर्ड साइड में खिसकाया और अपनी दराज से एक पुराना चाय के दागों से भरा टूटा हुआ प्लास्टिक का कप निकालकर उस पानी के नीचे रख दिया। ये पक्का पिछले क्लास टीचर की छोड़ी हुई सांस्कृतिक विरासत थी जिसे वो भागते वक्त ले जाना भूल गया होगा। उस गंदे पानी को टप टप करके गिरते हुए देखकर मैं सोचने लगा कि अगर बारिश का मौसम आ गया तो इस ऑफिस में पक्का बाढ़ आ जाएगी। इसे अभी के अभी फिक्स करना पड़ेगा। मैंने स्कूल का सिस्टम चेक किया और सीधा उस पानी से भरे टूटे कप को हाथ में उठाकर 4थे फ्लोर पर वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। चूंकि असली प्रिंसिपल तो सालों से गायब था, इसलिए स्कूल की सारी पावर इसी सुन याओजू नाम के वाइस प्रिंसिपल के हाथों में थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। बाप रे बाप, ये कोई ऑफिस थोड़ी था, ये तो साला किसी राजा का महल था। 20 स्क्वायर मीटर का महोगनी लकड़ी का फर्श एकदम शीशे की तरह चमक रहा था। खिड़की पर रखे बांस के पौधों को किसी आर्ट की तरह काटा गया था और उस बड़ी सी महोगनी की डेस्क के पीछे सुन याओजू किसी गुंडे की तरह अपनी उस असली लेदर वाली बॉस चेयर पर चौड़ा होकर पसरा पड़ा था। 50 से ज्यादा उम्र का वो टकलू जिसका सिर तेल से चमक रहा था, अपनी हल्की नीली शर्ट का कॉलर खोले बैठा था। वो अपने हाथ में चाय का एक महंगा कप पकड़े बड़े मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके बगल में ग्रे जैकेट पहने लॉजिस्टिक्स वाला बुढ़ा लाओ झाओ खड़ा था। दोनों साले एकदम किसी लोकल राजा की तरह लग रहे थे। तुम कौन हो? सुन याओजू ने अपनी पलकें उठाई और मुझे तिरछी नजर से घूर कर देखा। प्रिंसिपल सुन, मैं क्लास 18 का नया क्लास टीचर हूँ। ओह, तो तुम चैन हो? उसके चेहरे के मांस ने मिलकर एक फर्जी स्माइल बनाई। उसने मुझे एक कप चाय दी। बैठो बैठो, चाय पियो। मैंने बैठकर उसे सूंघा। उस चाय की खुशबू से ही पता चल रहा था कि वो किसी सुपरमार्केट की 99 रुपए वाली सस्ती चाय बिल्कुल नहीं थी। मुझे उसके साथ फालतू की फॉर्मेलिटी करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आया। प्रिंसिपल सुन, मेरे ऑफिस की छत से पानी टपक कर सीधा मेरी टेबल पर गिर रहा है। मुझे उसे रिपेयर करवाने के लिए अप्लाई करना है। सुन याओजू ने बड़े आराम से चाय की एक घूंट ली और अपनी गोल गोल बातें घुमाना शुरू कर दिया। पानी टपक रहा है, हाँ, ये थोड़ी सीरियस बात तो है, लेकिन चैन, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे स्कूल का बजट हर साल कितना टाइट रहता है। ऊपर से जो पैसा आता है उससे तो टीचर्स की सैलरी देना भी मुश्किल हो जाता है। हम ऐसे फालतू खर्चा नहीं कर सकते। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें बस उसकी कलाई पर चमक रही उस सोने की ग्रीन वाटर गोस्ट रोलेक्स घड़ी पर टिकी थी। इसकी कीमत कम से कम 1 लाख से ऊपर होगी। मैंने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। छत को ठीक करने के लिए बाहर से किसी मजदूर को बुलाने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अरे चैन, तुम घर नहीं चलाते ना, इसलिए तुम्हें खर्चे का अंदाजा नहीं है। सुन याओजू ने अपनी छोटी मोटी उंगलियों पर मुझे हिसाब गिनाना शुरू कर दिया। उसने बाहर से एक मजदूर बुलाने वाली बात को सीधा एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बदल दिया, जिसके लिए स्कूल से परमिशन लेनी पड़ेगी और हजारों का खर्चा आएगा। उल्टे उसने मुझे ही सुना दिया।
अगर आज मैंने तुम्हें परमिशन दे दी तो कल कोई और मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? तुम अभी वापस जाओ और थोड़ा एडजस्ट करो। मैं और लाओ झाओ डिस्कस करेंगे कि क्या कहीं से थोड़े पैसे निकाले जा सकते हैं। बगल में खड़ा लाओ झाओ भी किसी फालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ हाँ, बजट बहुत टाइट है, टीचर चैन थोड़ा एडजस्ट कर लो। इन दोनों सालों को एक साथ नाटक करते देख मैंने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी। इन साले बूढ़े लोमड़ियों से लॉजिक की बात करना बस अपना टाइम वेस्ट करना था। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? सुन याओजू ने मुझे नकलीपन से रोका। वो अपनी उस असली लेदर वाली चेयर पर पीछे टिका और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अपना वो घमंडी चेहरा दिखाने लगा। तुम नए हो तो मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी पड़ेंगी। तुम्हारी क्लास 18 के वो कचरा स्टूडेंट्स कभी किसी कॉलेज में पास नहीं होने वाले। तुम बस इतना ध्यान रखना कि वो स्कूल में किसी का मर्डर न कर दें। रही बात उनके रिजल्ट की, तो अपनी औकात के हिसाब से ही उम्मीद रखना। उसके उस कमीनेपन वाले चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कहना चाहता है, लड़के तू यहाँ बस एक चौकीदार है। मैंने भी उसे सीधा मुंह तोड़ जवाब दे मारा। क्लास 18 चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन वो हैं तो हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट्स। और मैं बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। बाहर उस खाली गलियारे में खड़े होकर मैंने अपना सिर ठंडी टाइल्स पर टिका दिया। मेरे दिमाग में बस उसका वो 3-5 लाख लगाकर बनाया गया लग्जरी ऑफिस और उसके हाथ की वो 1 लाख वाली घड़ी घूम रही थी। और जिन 38 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था, उन्हें टूटे हुए डेस्क पर बैठना पड़ता था और उस खटारा पंखे की हवा खानी पड़ती थी जो किसी ट्रैक्टर की तरह आवाज करता था। एजुकेशन का ये सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा था, ये तो कोई अंधा भी बता सकता था। मैंने अपना फोन निकाला और वी चैट में अपने 10,000 से थोड़ा ऊपर वाले बैलेंस को देखा। कल मेरे अकाउंट में 1 लाख आएंगे, परसों 10 लाख और 7वें दिन से हर रोज 100 मिलियन। सुन याओजू, साले तू कुछ 100 रुपयों के लिए मेरे सामने गरीब होने का नाटक कर रहा है ना? ठीक है, देखते हैं आगे तेरा क्या गेम होता है। मैंने अपना फोन वापस जेब में डाला और अपनी टेबल पर आ गया। मैंने उस गंदे पानी वाले आधे कप को डस्टबिन में उड़ेल दिया और उसे वापस पानी टपकने वाली जगह पर रख दिया। मेरी नजर बगल में लियू रुयान की टेबल पर रखे उस खूबसूरत कप पर गई। अब जाकर मुझे उस पर लिखी लाइन साफ साफ दिखाई दी, एजुकेशन एक ऐसा पेड़ है जो दूसरे पेड़ को हिलाकर जगाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ और मेरी नींद खुल गई। कंस्ट्रक्शन बैंक से मैसेज आया था, आपके 8848 वाले अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। मेरा करंट बैलेंस अब 1,10,000 से ऊपर था। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं 10 स्क्वायर मीटर वाले अपने उस छोटे से हॉस्टल के लोहे वाले बेड से नीचे गिरते गिरते बचा। 1 लाख! सिस्टम ने सच में पैसा दे दिया था। कल जब 10,000 आए थे तो मुझे लगा था कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आज ये 1 लाख एकदम असली थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था। मैं अपनी रजाई के अंदर एक्साइटमेंट के मारे इधर उधर करवटें बदल रहा था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 1 लाख रुपयों से क्या क्या किया जा सकता है? एक सेकेंड हैंड कार खरीद लूं या कोई अच्छा सा घर रेंट पर ले लूं? लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आई वो थी वो साला खटारा कुर्सी, जिस पर कल सिर्फ आधा घंटा बैठकर मेरी कमर की वाट लग गई थी। और वो टूटी हुई टपकती छत का काम तो मैं खुद ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन ये खटारा कुर्सी, इसे तो मैं आज ही बदल कर रहूंगा। मैंने एक आड़ी टेढ़ी सी चलने वाली शेयरिंग साइकिल स्कैन की और सीधा शहर के बीचों बीच बने सबसे बड़े जिंडिंग इंटरनेशनल फर्नीचर प्लाजा की तरफ निकल पड़ा। वो एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ हाई एंड और प्रीमियम ब्रांड्स का फर्नीचर मिलता था। मैंने आज से पहले कभी ऐसी जगह पर कदम तक नहीं रखा था। आखिर मेरे घर का सोफा भी वो था जिसे मेरी माँ कहीं से कचरे से उठाकर लाई थी। लेकिन आज दिन अलग था। आज मेरी जेब में पूरे 1 लाख रुपए पड़े थे। मैंने अपनी वो शेयरिंग वाली साइकिल चमचमाती मर्सिडीज और BMW की लाइन के पास खड़ी कर दी। वो एक पोर्श केयान के बगल में खड़ी थी और वो नज़ारा देखने में एकदम अजीब लग रहा था। मैंने उस मॉल का बड़ा सा दरवाज़ा धक्का देकर खोला। वहां का मार्बल वाला फर्श इतना चमक रहा था कि उसमें इंसान अपनी शक्ल देख ले। मैं सीधा 5वें फ्लोर पर ऑफिस फर्नीचर वाले सेक्शन में गया और उस इंपोर्टेड एर्गोनॉमिक चेयर वाले शोरूम को ढूंढ निकाला जिसे मैंने ऑनलाइन देखा था। शोरूम में बस एक पोनीटेल वाली जवान सेल्स गर्ल थी। उसने सिर उठाकर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और मेरे उन रोए निकले हुए ट्रैक पैंट्स और बिना फीते बंधे फटे हुए कैनवस जूतों को देखकर उसके चेहरे की वो प्रोफेशनल फर्जी स्माइल तुरंत गायब हो गई। सर, चेयर देखनी है? हाँ। मैं सीधा अंदर वाले डिस्प्ले एरिया में गया और कार्बन फाइबर बैकरेस्ट और एल्यूमिनियम बेस वाली उस काले रंग की फ्लैगशिप चेयर को घूरने लगा। मैं सीधा उस पर धम से बैठ गया। बाप रे बाप, कल वाली उस खटारा लोहे की कुर्सी और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क था।
कमर का सपोर्ट एकदम परफेक्ट था और मेरा शरीर इतना रिलैक्स हो गया कि मेरे मुंह से मजे की आह निकलने वाली थी। ये कितने की है? उस सेल्स गर्ल ने प्राइस टैग की तरफ देखा और जल्दी से बोली। वो साफ तौर पर मेरे चेहरे के उड़ते हुए रंग देखना चाहती थी। सर, ये हमारा फ्लैगशिप मॉडल है और शोरूम का डिस्काउंट प्राइस 82,000 है। मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल भी नहीं बदला और मैंने एकदम साफ शब्दों में टशन से कहा, पेमेंट क्या मैं स्कैन कर सकता हूँ? वो सेल्स गर्ल वहीं की वहीं सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। आपने क्या कहा? मैंने अपना खटारा फोन निकाला जिस पर अभी भी सस्ते खाने वाले ठेले का डिस्काउंट स्टिकर चिपका हुआ था। मैंने कहा, पेमेंट स्कैन कर लो। उस सेल्स गर्ल ने मेरे फटेहाल कपड़ों को देखा और हकलाते हुए कंफर्म करने लगी, सर ये चेयर 82,000 की है। क्या आप 10,000 के आसपास वाली कोई और चेयर देखना चाहेंगे? मैंने कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। नहीं, मुझे बस यही चाहिए। मैंने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला और अपने अकाउंट में पड़े पूरे 1 लाख के बैलेंस का स्क्रीनशॉट उस लड़की की आंखों के सामने हवा में लहरा दिया। उस 6 नंबर वाले भारी बैलेंस को देखते ही उस सेल्स गर्ल के चेहरे के तोते उड़ गए। वो अपने दोनों हाथों में POS मशीन लेकर आई और उसका रवैया पहले से 10 गुना ज्यादा इज्जतदार हो गया था। सर, बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपका बिल बनाती हूँ। मैंने सीधा QR स्कैन किया और पलक झपकते ही 82,000 का पेमेंट हो गया। शोरूम में पेमेंट रिसीव होने की वो टोन गूंज उठी। उस सेल्स गर्ल के हाथ कांप रहे थे। वो यहाँ पिछले 8 महीने से काम कर रही थी, लेकिन उसने शायद ही कभी ऐसा अजूबा देखा होगा जो 40 रुपए के फटे जूते पहनकर आए और 82,000 की कुर्सी का पूरा कैश पेमेंट कर दे। मैंने अपनी गर्दन चटकाते हुए पूछा, क्या होम डिलीवरी हो जाएगी? साउथ ब्रिज सिटी के 19वें हाई स्कूल में। उस सेल्स गर्ल का पेन बिल बनाते बनाते रुक गया। 19वां हाई स्कूल? क्या वो एक स्कूल नहीं है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस साइन किया और बिल जेब में डालकर वहां से निकल गया। मैं अभी लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि मुझे उसके फोन पर गॉसिप करने की आवाज सुनाई दी। अभी एक पागल लड़का आया था, किसी गरीब स्टूडेंट की तरह कपड़े पहने था, लेकिन आते ही उसने बिना कोई मोल भाव किए सीधा 82,000 का पेमेंट कर दिया और डिलीवरी का एड्रेस इस शहर का सबसे रद्दी 19वां हाई स्कूल दिया है। इन अमीर लोगों की दुनिया सच में बहुत पागलपन वाली है। मैं लिफ्ट के अंदर गया और अपने फोन पर नजर डाली। अब सिर्फ 27,000 रुपए बचे थे। मैंने 82,000 ऐसे उड़ा दिए थे जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। आखिर कल भी तो 10 लाख रुपए आने वाले थे। मैंने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और अचानक मेरे मन में ये जानने की चुल मच गई कि जब वो एटीट्यूड वाली खूबसूरत लियू रोयान इस 82,000 की कुर्सी को हमारे उस खटारा ऑफिस में आते हुए देखेगी तो उसके चेहरे का रिएक्शन कैसा होगा। 19वें हाई स्कूल के उस जंग लगे टूटे फूटे लोहे के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बूढ़ा झांग, जो आमतौर पर किसी आवारा कुत्ते के भौंकने पर भी आंख नहीं खोलता था, आज उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जिंडिंग इंटरनेशनल फर्नीचर के बड़े से लोगो वाला एक डिलीवरी ट्रक डगमगाता हुआ इस उबड़ खाबड़ और टूटे फूटे स्कूल के अंदर घुस आया था। ट्रक का दरवाजा धलाम से खुला और एक जैसे यूनिफॉर्म पहने 4 डिलीवरी वाले लड़के हांफते हुए एक बड़े से बॉक्स को उठाकर बाहर निकले। वो बॉक्स शॉक प्रूफ फोम से पूरी तरह पैक था और वो चारों से लेकर सीधा टीचर्स बिल्डिंग की तरफ जाने लगे। मैं पहले से ही बिल्डिंग के नीचे उनका इंतजार कर रहा था। मैंने अपना हाथ हिलाया और सीधा 5वें फ्लोर के उस सबसे खटारा ऑफिस की तरफ इशारा कर दिया। वो चारों लड़के बॉक्स उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी सामने से बूढ़ा लियू अपने उस लोहे के मग में गर्म पानी भरने जा रहा था और बगल वाले ऑफिस से सिस्टर झांग टेस्ट पेपर लेकर निकल रही थी। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो घूर घूर कर डिलीवरी वालों को उस बॉक्स की पैकिंग खोलते हुए देखने लगे। जैसे जैसे उस काली प्रोटेक्टिव लेयर को एक एक करके हटाया गया, वो मैट मेटालिक फिनिश वाला कार्बन फाइबर बैकरेस्ट और वो एल्यूमिनियम बेस जो इतना चमक रहा था कि इंसान अपनी शक्ल देख ले, वो सब सामने आ गया। इस फफूंदी लगे खटारा ऑफिस और इस लग्जरी चेयर के बीच ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 अलग अलग दुनिया हों। बूढ़े लियू के हाथ कांप रहे थे। उसका मग हाथ से गिरते गिरते बचा। वो पास आया, उसने कुर्सी के हत्थे को छुआ और कांपती हुई आवाज में पूछा, चेन, ये चेयर कितने की है? मैं जमीन पर बैठकर डिलीवरी की रसीद साइन कर रहा था। मैंने बिना सिर उठाए एकदम हल्के और कैजुअल अंदाज में कहा, ज्यादा महंगी नहीं है, बस 82,000 की है। बूढ़े लियू ने अपना हाथ ऐसे झटके से पीछे खींचा जैसे उसे करंट लग गया हो। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कितने की? मैंने साइन करके रसीद उन्हें वापस दी। थैंक्स भाइयों। उन चारों डिलीवरी वालों ने अजीब सी शक्ल बनाकर छत पर लगी फफूंदी और मेरी टेबल पर गंदा पानी इकट्ठा कर रहे उस टूटे प्लास्टिक के कप को देखा और रॉकेट की स्पीड से वहां से भाग निकले। सिस्टर झांग ने अपना चश्मा सेट किया और मेरी उस सिलवटों वाली फटी टी शर्ट और 40 रुपए के पुराने जूतों को देखकर उसे अपनी जिंदगी पर ही शक होने लगा।
तेरी महीने की सैलरी सिर्फ 3,700 रुपए है और तूने 82,000 की कुर्सी खरीद ली। मैंने बिना डरे और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल दिया। मैं रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था, उसी से खरीदी है। बूढ़े लियू और सिस्टर झांग की तो पूरी दुनिया ही हिल गई थी। वो अपना सिर हिलाते हुए, खुद की ही जिंदगी पर शक करते हुए वहां से हवा की तरह गायब हो गए। मैंने पीछे मुड़कर कल वाली उस खटारा लोहे की कुर्सी को लात मारकर कोने में फेंक दिया और सीधा इस 82,000 की टॉप लेवल एर्गोनॉमिक चेयर में धंस गया। बाप रे बाप, कार्बन फाइबर का बैकरेस्ट मेरी रीढ़ की हड्डी पर एकदम फिट बैठ रहा था और इसके 12वें एडजस्टेबल हत्थे तो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाए गए थे। मैं एक पेपर कप में इंस्टेंट कॉफी पीते हुए एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था। हालांकि मेरे सिर के ऊपर से अभी भी गंदा पानी टपक रहा था, लेकिन मेरा भौकाल इस वक्त ऐसा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा 1 बिलियन का प्रोजेक्ट क्रैक करने वाला बॉस हूं। मैं अभी इस मजे में उड़ ही रहा था कि लियू रुयान अपने हाथों में ढेर सारे नोट्स पकड़े एकदम ठंडे चेहरे के साथ मेरे पास आई। उसने मेरे उन फटे पुराने सस्ते कपड़ों को देखा और फिर उस हाईटेक बॉस चेयर को देखा। वो पूरी तरह से भयंकर शॉक में चली गई थी। ये कुर्सी कहाँ से आई? तुमने खरीदी है? कितने की है? 82,000 की। लियू रुयान के हाथों की पकड़ उन नोट्स पर अचानक बहुत टाइट हो गई। उसने मुझे घूरते हुए ऐसे देखा जैसे मैं कोई एलियन हूं। टीचर चेन, तुम्हारी महीने की सैलरी 3,700 रुपए है और तुमने 82,000 की कुर्सी खरीद ली। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा गणित थोड़ा खराब है? मैंने अपनी कॉफी की भाप को फूंक मारकर उड़ाया और अपनी पलकियां उठाई। टीचर लियू, मैं मानता हूं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे खुद के खर्चे का हिसाब रखना अकेडमिक ऑफिस का काम नहीं है ना। लियू रुयान के होठ एकदम सीधी लाइन की तरह तन गए और उसकी आवाज से जैसे बर्फ झड़ने लगी। मुझे तुम्हारे खर्चों से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें इतना बता रही हूं कि क्लास 18 में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 रुपए का स्टडी मटेरियल तक नहीं खरीद सकते। क्या तुम्हें ये बात पता थी? मेरी कॉफी पकड़े हुए हाथों की हरकत वहीं रुक गई। लियू रुयान ने आगे कोई फालतू बात नहीं की। वो मुड़ी वापस अपनी सीट पर गई और उस मोटिवेशनल कोट वाले अपने चीनी मिट्टी के कप को जोर से टेबल पर पटक दिया। उस जोर की आवाज ने मेरे अंदर हवा में उड़ रहे उस भौकाल के गुब्बारे की हवा निकाल दी थी। ये टीचर लियू छुरी छोटी मारती है, लेकिन साला एकदम निशाने पर मारती है। और उसी वक्त गेटकीपर रूम में बूढ़ा झांग कैंटीन वाले शेफ लियू के साथ बैठकर मजे से गॉसिप कर रहा था। 5वें फ्लोर पर जो वो नया सब्स्टिट्यूट टीचर आया है ना, उसने आज 82,000 की कुर्सी मंगवाई है। शेफ लियू के हाथ से डर के मारे सिगरेट नीचे गिर गई। 82,000? क्या उस लड़के का दिमाग खराब है? बूढ़ा झांग वापस अपनी कुर्सी पर टिका। उसने रेडियो की आवाज बढ़ाई और तंज कसते हुए बोला, मैंने इस 19वें हाई स्कूल में पिछले 18 साल से चौकीदारी की है। आज पहली बार मैंने किसी को इस खटारा स्कूल के अंदर 82,000 का सामान लाते हुए देखा है। इससे पहले तो मैंने लोगों को सिर्फ यहाँ से चीजें चुराकर बाहर ले जाते ही देखा था। दोपहर के 2 बजे मैं क्लास के दरवाजे पर खड़ा होकर अटेंडेंस ले रहा था। लू जिहाओ ने अपनी भारी आवाज में प्रेजेंट बोला। वो मोटा छान डुओ डुओ मुंह में मीट बन ठूसे हुए किसी तरह हाँ में हाँ मिला रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने लिन श्याओशी, झाओ दाजुआंग और माँ श्याओ थ्याओ का नाम लिया, पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने नीचे फोन पर सिस्टम पैनल देखा और मेरे माथे से ठंडे पसीने छूटने लगे। बिना बताए गायब स्टूडेंट्स 6। सिस्टम के लाल अक्षर पागलों की तरह फ्लैश होने लगे। ड्रॉप आउट रेड लाइन 12 स्टूडेंट्स है। बिना बताए लंबे समय तक क्लास से गायब रहने वाले को ऑटोमेटिक ड्रॉप आउट माना जाएगा। बाप रे बाप, ये साले क्लास बंक थोड़ी कर रहे थे, ये तो मेरी चिता के ऊपर डीजे बजा रहे थे। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो मैं यही मौके पर ही राख बन जाऊंगा। मैंने अपने तेजी से धड़कते हुए दिल को किसी तरह शांत किया और पूछा, झाओ दाजुआंग और बाकी लोग कहाँ गए हैं? पीछे की सीट पर बैठा लू जिहाओ अपनी टेबल पर मुंह छिपाए पड़ा था और उसने पलक तक नहीं झपकाई। सिर्फ छान डुओ डुओ ने अपना आखिरी बन निकला, अपने तेल से सने होंठ पोछे और पोल खोल दी। टीचर चैन, झाओ दाजुआंग पक्का पुरानी गली वाले स्टार इंटरनेट कैफे में गया होगा। उस साले ने वहां VIP रूम बुक कर रखा है। मैंने खिड़की के बाहर देखा और बस इतना कहा, चुपचाप सेल्फ स्टडी करो, शोर मत मचाना, मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूं। मैं मुड़ा और वहां से निकल पड़ा। क्लास से बाहर निकलते ही मेरी टक्कर अपने नोट्स पकड़े हुए लियू रुयान से हो गई। ये सुनकर कि मैं इंटरनेट कैफे में बच्चों को पकड़ने जा रहा हूं, ये बर्फीली खूबसूरत लड़की पहली बार इतनी घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझे फटाफट चेतावनी देते हुए कहा, पुरानी गली में उस इंटरनेट कैफे का मालिक बूढ़ा फेई है और उसका सीधा कनेक्शन वहां के गुंडों से है। पिछले वाले क्लास टीचर जब वहां बच्चों को पकड़ने गए थे तो उस साले ने उन्हें गेट पर ही रोककर आधी गली के सामने भयंकर गालियां दी थी। तुम नए हो
तुम ऐसी मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? उसकी आंखों में छिपी हुई चिंता को देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। ये टीचर लियू अंदर से लोगों की परवाह करती है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने अपने हाथ फैलाए। टीचर लियू, फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्कूल के गेट पर मैंने बूढ़े झांग को हाथ हिलाकर बाय बोला, अपनी वो शेयरिंग वाली साइकिल उठाई और पागलों की तरह पैडल मारते हुए सीधा स्टार इंटरनेट कैफे के उस चमकीले दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गया। वहां जाते ही सिगरेट और नूडल्स की तेज बदबू मेरे दिमाग पर हावी हो गई। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था जिसने गले में मोतियों की माला पहनी थी और वो मोटा किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। यही वो बूढ़ा फेई था। मैंने टेबल पर उंगलियां खटखटाईं और सीधा मुद्दे पर आया। मैं 19वें हाई स्कूल का टीचर हूं और यहाँ अपने स्टूडेंट्स को वापस क्लास में ले जाने के लिए आया हूं। बूढ़े फेई ने मुझे ऊपर से नीचे तक मेरी उस सिलवटों वाली फटी टी शर्ट और 40 रुपए के कैनवस जूतों में घूरा। वो एकदम बेइज्जती वाले अंदाज में पीछे की तरफ टिका। टीचर, कोई आईडी कार्ड है? ये एक लीगल इंटरनेट कैफे है। यहाँ अंदर आने के लिए आईडी कार्ड स्कैन करना पड़ता है। लीगल? मेरी आवाज भले ही ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन मेरे हर एक शब्द में वजन था। तेरे इस लीगल कैफे के अंदर जो बच्चे स्कूल टाइम में बैठकर गेम खेल रहे हैं, क्या वो बालिग हैं? बूढ़े फेई के चेहरे की चर्बी फड़कने लगी। उसका 180 किलो से भी ज्यादा भारी शरीर अचानक से खड़ा हो गया और उसका वो भौकाल एकदम डराने वाला था। उसने अपनी आवाज नीची की और भयंकर धमकी वाले अंदाज में बोला, छोटे मास्टर, ये बच्चे खुद यहाँ आते हैं, मैं इन्हें नहीं रोकता, लेकिन अगर तूने मेरी दुकान में कोई ड्रामा किया और मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। साला काले धंधे की कमाई करके खुद को इस गली का दादा समझ रहा था। मुझे इस मोटे पहाड़ के साथ फालतू बकवास करने का कोई शौक नहीं था। मेरी नजरें एकदम अंदर वाले वीआईपी रूम पर टिक गई थीं। बूढ़े फेई ने अपना भारी शरीर बीच में लाकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने पैरों से चकमा देते हुए बाईं तरफ जाने का नाटक किया और फिर झटके से दाईं तरफ मुड़ गया। मैं जबरदस्ती उसके हाथ और काउंटर के बीच की उस छोटी सी जगह से घुस गया। हालांकि उस 180 किलो के मोटे शरीर से टकराकर मेरा कंधा बुरी तरह हिल गया और मैं लड़खड़ा गया, लेकिन मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। मैंने सीधा जाकर उस रूम का दरवाजा धक्के से खोल दिया। अंदर धुआं और भयंकर बदबू भरी थी। जाओ दाजुआंग अपने कानों में एक पीला पड़ चुका खटारा हेडफोन लगाए बैठा था और पागलों की तरह कीबोर्ड के बटन कूट रहा था। वो अपना गला फाड़ते हुए चिल्ला रहा था, मार साले को मार, सपोर्ट आ गया। तू पीछे छुपकर क्या कर रहा है बे? उसके बगल में वो पतला और लंबा माँ श्याओथ्याओ बैठा था और वहीं दूसरी तरफ दीवार के सहारे दुबक कर बैठी लिन श्याओशी तो गेम खेल ही नहीं रही थी। वो साक्षात अपने हाथ में एक डिजिटल पेन पकड़े कंप्यूटर पर किसी इंसान का बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स स्केच बना रही थी। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने सीधा एक खाली कुर्सी खींची और पूरे भौकाल के साथ जाओ दाजुआंग के ठीक पीछे जाकर बैठ गया। मेरी नजरें स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं और उसी वक्त दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा फेई भी मेरे पीछे पीछे आ गया था। उसका वो भारी भरकम शरीर रूम के दरवाजे को पूरी तरह ब्लॉक किए खड़ा था। उसने अपने हाथों को सीने पर बांध लिया था, जैसे वो कोई तमाशा देखने के मूड में हो। जाओ दाजुआंग गेम में पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ श्याओथ्याओ, तू पहले जाकर स्टन करना, साले क्या देख रहा है? माँ श्याओथ्याओ ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया कि उसके स्किल का सीडी खत्म होने में अभी भी 2 सेकंड बाकी हैं। मैं झाओ दाजुआंग के पीछे 1 मीटर से भी कम दूरी पर टशन में बैठा था और पिछले 10-15 सेकंड से लगातार स्क्रीन घूर रहा था। मुझे याद आ गया कि कैसे कॉलेज के दिनों में जब मैं वेला बैठा रहता था तो मेरा रूममेट पूरे स्टेट के टॉप 50 प्लेयर्स में आता था। उसके साथ 2 साल गेम खेलकर मेरी थ्योरी वाली नॉलेज इन साले बच्चों से तो कहीं ज्यादा ही थी और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। स्क्रीन पर उसका असैसिन अकेला ही दुश्मन की बैकलाइन में घुस गया। उसने अभी अपना कॉम्बो आधा ही मारा था कि सामने वाले सपोर्ट ने उसे एकदम से फ्रीज कर दिया। तीनों दुश्मनों ने मिलकर एक ही सेकंड में उसकी धज्जियां उड़ा दी और स्क्रीन तुरंत ग्रे हो गई। मतलब वो मारा गया था। साला, झाओ दाजुआंग ने गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारा। इस सपोर्ट ने पक्का कोई हैक लगा रखा है। इसका रिएक्शन इतना फास्ट कैसे हो सकता है? इसका किसी हैक से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी एंट्री की टाइमिंग ही एकदम बकवास थी। मैंने अचानक उसके पीछे से ठंडी आवाज में कहा। मेरी आवाज सुनते ही झाओ दाजुआंग का पूरा शरीर झटके से कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर मेरे उस चेहरे को देखा जिस पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसका चेहरा शौक से घबराहट में और फिर घबराहट से भयंकर गुस्से में एकदम से बदल गया। उसने हकलाते हुए कहा, टीचर चेन। और फिर उसने दरवाजे पर खड़े बूढ़े फेई की तरफ देखा। बूढ़े फेई ने अपने कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था मैंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं रुका। बगल में बैठा माँ श्याओथ्याओ इतना डर गया कि उसने अपने हाथ कीबोर्ड से हटा लिए और चुपके से गेम को मिनिमाइज कर दिया। सिर्फ कोने में बैठी लिन श्याओशी ने अपना सिर तक नहीं उठाया।
वो अभी भी पागलों की तरह अपनी ड्राइंग बनाने में लगी हुई थी। झाओ दाजुआंग ने जबरदस्ती खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और एटीट्यूड में बोला, तो टीचर चेन इंटरनेट कैफे में बच्चों को पकड़ने आए हैं। मैंने एक पैर पर दूसरा पैर रखा और एकदम रिलैक्स होकर बोला, मैं बस ये देखने आया था कि हमारे इस शहर के सबसे रद्दी स्कूल का ये टॉप स्टूडेंट जो क्लास बंक करके गेम खेलने आया है, आखिर कितना बड़ा प्रो प्लेयर है। झाओ दाजुआंग सन्न रह गया और उसने खुद ब खुद अपनी कमर सीधी करते हुए कहा, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। अच्छा खेलते हो? मैंने स्क्रीन पर चल रहे उस ग्रे रंग के डेथ काउंटडाउन की तरफ इशारा किया और रॉकेट की स्पीड से उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। तूने अभी मेन डैमेज की तरह एंट्री ली, लेकिन अपने सपोर्ट के स्टन का इंतजार तक नहीं किया। तू अकेला उस शील्ड वाले मेज को मारने चला गया, वो भी बिना झाड़ियों में कवर लिए सीधा अटैक कर दिया। सामने वाले सपोर्ट के कंट्रोल स्किल का CD 12 सेकंड का है। तेरी पिछली फाइट से लेकर अब तक ठीक 14 सेकंड हो चुके थे, मतलब उसका स्किल एकदम रेडी था। क्या तुझे ये पता था? नहीं पता था ना, क्योंकि तू साला सिर्फ अपने स्किल का CD देखता है, सामने वाले का कभी हिसाब ही नहीं लगाता। बगल में बैठकर ये सब सुन रहे मा शाओथाओ का दिमाग सन्न हो गया। उसने डर के मारे गेम को पूरी तरह से क्लोज ही कर दिया। झाओ दाजुआंग का चेहरा अचानक से शर्म के मारे लाल पड़ गया। वो पूरे सर्वर के टॉप 100 प्लेयर्स में से एक था। आज तक किसी ने भी उसके मुंह पर उसकी गेमिंग स्किल्स की इतनी गंदी बेइज्जती नहीं की थी। तुझे क्या घंटा पता है? वो गुस्से में भड़क उठा। मैं स्क्रीन के और पास गया। मैंने सीधा रिप्ले को पीछे किया और टीम फाइट वाले सीन पर ले जाकर स्क्रीन की तरफ उंगली रखी। खुद देख ले, अगर तू बस आधा सेकंड और रुककर मा शाओथाओ के पहले अटैक का वेट कर लेता तो सामने वाला मेज अपनी जगह से भाग ही नहीं पाता। तेरा पूरा कॉम्बो उस पर लगता और वो पक्का मारा जाता, और तू खुद भी नहीं मरता, उल्टा तुझे डबल किल मिलता। झाओ दाजुआंग ने ध्यान से उस रिप्ले को देखा। उसे समझ आ गया कि जो टाइमिंग मैंने बताई थी वो सच में वहां मौजूद थी। उसके चेहरे का सारा गुस्सा वहीं का वहीं जम गया। मा शाओथाओ का मुंह इतना बड़ा खुल गया कि उसकी ठोड़ी जमीन पर जा लगी। ये क्लास टीचर आखिर कौन से लेवल का शैतान है? यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़े उस बूढ़े फेई के चेहरे का रंग भी बदल गया था। उसे भी समझ आ रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सॉलिड गेमिंग थ्योरी है। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और झाओ दाजुआंग के पास गया। मैंने अपने सिर की तरफ उंगली से इशारा किया और उसकी बची खुची इज्जत भी लूटते हुए बोला, तेरी बेसिक स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन तू सिर्फ अपने हाथों से गेम खेलता है, दिमाग से नहीं। तुझे पता है असली प्रो प्लेयर्स टीम फाइट से पहले क्या हिसाब लगाते हैं? वो सामने वाले के मेन स्किल्स का CD गिनते हैं, पोजीशन चेक करते हैं और ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढते हैं। ये सारा खेल डेटा प्रोसेसिंग का है, कोई हाथ तेज चलाने का कंपटीशन नहीं है। झाओ दाजुआंग ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बेशर्मों की तरह जिद करते हुए बोला, मैं एक हाई स्कूल का बच्चा हूँ, क्या मैं गेम खेलते हुए भी मैथ्स की प्रोबेबिलिटी का हिसाब लगाऊं? उसने अपनी आवाज नीची की और मैंने बिना किसी रहम के सीधा उसके दिल पर वार किया। तुझे प्रोबेबिलिटी तक कैलकुलेट करनी नहीं आती, तभी तो तू पूरे शहर में सबसे लास्ट आता है। मेरा यह ताना एकदम निशाने पर लगा। झाओ दाजुआंग का चेहरा पलक झपकते ही शर्म से लाल हो गया। मा शाओथाओ अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रहा था और लिन शाओशी ने भी अपना पेन रोककर चश्मा ऊपर करते हुए मुझे एक तिरछी नजर से देखा। मैंने झाओ दाजुआंग के कंधे पर हाथ मारा और एकदम ताने वाले लहजे में उसे उकसाया, पूरे सर्वर में टॉप 100 में है ना तू? चल एक गेम खेल कर दिखा, मैं भी तो देखूं तेरा असली लेवल क्या है। मैं तेरी गलतियां निकालूंगा। क्या हुआ, बेइज्जती होने से डर लग रहा है क्या? झाओ दाजुआंग साला ये ताना कैसे बर्दाश्त करता? उसने झटके से माउस वापस छीना। आजा फिर, कौन डरता है? अगले 20 मिनट झाओ दाजुआंग की जिंदगी का सबसे भयानक और टॉर्चर वाला टाइम बन गए। मैं आराम से अपनी कुर्सी पर टिका था और एकदम किसी बेरहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेंटेटर की तरह बोल रहा था, इस बार पीछा मत कर, सामने वाला जंगलर पक्का नदी के पास है। और ठीक 3 सेकंड बाद सामने वाला जंगलर झाड़ियों से कूदकर बाहर आ गया। तेरे फ्लैश में अभी भी 20 सेकंड बाकी हैं और सामने वाले असासिन का अल्टीमेट भी रेडी होने वाला है। सीधे पंगा मत ले। झाओ दाजुआंग की उंगलियां कीबोर्ड पर पागलों की तरह कांपने लगी। उसके माथे से ठंडा पसीना छूट रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि मेरी हर एक प्रेडिक्शन 100% सच साबित हो रही थी। एक घटिया से सस्ते कपड़े पहनने वाले फटीचर क्लास टीचर की गेम को लेकर इतनी भयंकर नॉलेज, उसका दिमाग पूरी तरह से फट चुका था। गेम हारने के बाद उसने अपना हेडफोन जोर से पटका और मुझे घूरते हुए चिल्लाया, तू मुझे यहाँ से क्लास में घसीटने आया है या मेरे साथ गेम खेलने? मैं मुस्कुराया, दोनों। ये कहकर मैं कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और मेरी नजरें उसके ऊपर से होते हुए कोने में बैठी लिन शाओशी की उस स्क्रीन पर लॉक हो गईं जिसमें कोई ड्राइंग सॉफ्टवेयर खुला हुआ था। झाओ दाजुआंग कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसकी सांसें भयंकर तेज चल रही थीं और पूरा माथा पसीने से भीगा था। वो गेम इतनी बुरी तरह हारा था कि क्या बताऊं। उसकी स्किल्स खराब नहीं थीं, पर उसका कॉन्फिडेंस
मेरी उस बेरहम जुबान ने चकनाचूर कर दिया था। मा शियाओ तियाओ कोने में ऐसे सिकुड़ गया था जैसे चाहता हो कि वो वहां से गायब ही हो जाए। लिन शियाओशी अभी भी सिर झुकाए पागलों की तरह ड्राइंग कर रही थी, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि उसके कान हमारी ही तरफ थे। मैं खड़ा हुआ, थोड़ी अंगड़ाई ली और अपने दोनों हाथ जेब में डालकर झाओ दाजुआंग को देखते हुए बोला, चल गेम भी देख लिया, तेरी गलतियां भी निकाल दी, अब चुपचाप वापस चलकर क्लास अटेंड कर। नहीं जाऊंगा, झाओ दाजुआंग ने तुरंत जवाब दिया। क्यों जाऊं? तू जो पढ़ाता है मुझे साला एक शब्द समझ नहीं आता। क्लास में बैठना जेल में बैठने जैसा लगता है। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसकी बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। तेरी बात में दम तो है, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, पर तुझे एक ऑफर देता हूं। एक गेम खेलते हैं, अगर तू जीत गया तो आगे से क्लास में आना है या नहीं ये तेरा फैसला होगा। मैं तुझे कभी नहीं टोकूंगा। झाओ दाजुआंग की आंखें पलक झपकते ही चमक उठी। और अगर मैं हार गया तो? अगर तू हार गया तो कल सुबह ठीक 8 बजे क्लास में आकर बैठेगा और पूरे एक हफ्ते तक कोई छुट्टी नहीं मारेगा। मैंने अपनी एक उंगली ऊपर उठाते हुए कहा। झाओ दाजुआंग अपने दिमाग में पागलों की तरह कैलकुलेशन करने लगा। एक गेम के बदले पूरे एक हफ्ते की आजादी, ये तो एकदम फायदे का सौदा था। और वैसे भी वो पूरे सर्वर के टॉप 100 में था। मेरे जैसे एक मास्टर की गेमिंग स्किल्स कितनी ही खतरनाक हो सकती थीं। ठीक है, कौन सा मोड खेलना है? उसने पूछा। रैंक मैच। दोनों अपना अपना मैच खेलेंगे, देखते हैं पहले कौन हारता है। झाओ दाजुआंग को एकदम से गुस्सा आ गया। खेलते हैं फिर, जो पहले हारेगा वो चुपचाप बात मानेगा। मैंने तुरंत मुड़कर मा शियाओ तियाओ का कंप्यूटर अपने कब्जे में ले लिया। मैच शुरू हुआ। झाओ दाजुआंग ने अपना सबसे फेवरेट असैसिन कैरेक्टर चुना। उसका गेम प्ले सच में बहुत खूंखार था। पहले 3 मिनट में ही उसने सामने वाले को अकेले मार गिराया। और मेरी तरफ मैंने एक सपोर्ट कैरेक्टर चुना था। मेरे बगल में बैठा मा शियाओ तियाओ भी कंफ्यूज हो गया था। चेन सर, आप डैमेज देने वाला कैरेक्टर नहीं खेलेंगे? डैमेज देना बहुत थकाने वाला काम है। मैंने बस यूं ही जवाब दिया और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगीं। मैं कोई अपना सोलो शो नहीं दिखा रहा था, बल्कि गेम के फ्लो को एकदम खौफनाक तरीके से कंट्रोल कर रहा था। मैप का विजन क्लियर करना, सामने वाले के अटैक्स को ब्लॉक करना और पूरी टीम को कमांड देना। पूरी की पूरी टीम को मैं किसी कठपुतली की तरह एकदम परफेक्ट तरीके से नचा रहा था। मेरा सपोर्ट कैरेक्टर पूरे गेम में एक बार भी नहीं मरा। मेरे असिस्ट डबल डिजिट में थे और मेरा गोल्ड सबसे ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ झाओ दाजुआंग का हाल देखो। 15वें मिनट में वो दुश्मन के जंगल में घुसकर अटैक करने गया, लेकिन 3 लोगों ने उसे घेर लिया। वो बच नहीं पाया और मारा गया। उसकी सारी लीड खत्म हो गई। साला, वो भयंकर फ्रस्ट्रेट हो गया और वो जितना चिढ़ रहा था उतनी ही ज्यादा गलतियां कर रहा था। 20 मिनट होते होते उसके बेस का क्रिस्टल एक धमाके के साथ टूट गया और मेरा मैच तो बहुत पहले ही पहाड़ की तरह एकदम सेफ हो चुका था। मैंने माउस छोड़ा और एकदम ठंडी आवाज में बोला, तू हार गया। कोई फालतू का लेक्चर नहीं, कोई भाषण नहीं। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और बोला, कल सुबह 8 बजे क्लास में मिलता हूँ। बाहर निकलने से ठीक पहले मेरी नजर अचानक से लिन शियाओशी की स्क्रीन पर गई। वो एक बंद पड़ी पुरानी ईंटों की फैक्ट्री की एक बहुत ही कमाल की स्केचिंग थी। उस ड्राइंग में लाइट और शैडो को इतने परफेक्ट तरीके से सेट किया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि ये किसी हाई स्कूल की लड़की ने बनाया है। मैंने ये बात चुपचाप अपने दिमाग में सेव कर ली। जैसे ही मैं उस इंटरनेट कैफे से बाहर निकला, कैफे का मालिक लाओ फेई मुंह में सिगरेट दबाए सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने ताना मारते हुए कहा, छोटे मास्टर जी, आप तो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी निकले। मैंने पलटकर एक ठंडी स्माइल दी। तुम भी कम इंटरेस्टिंग नहीं हो। इंटरनेट कैफे खोलकर स्कूल के बच्चों से पैसा लूट रहे हो। कभी अपना जमीर नहीं चुपता? इतना कहकर मैं अपनी साइकिल पर बैठा और वहां से निकल गया। वापस स्कूल के कॉरिडोर में पहुंचा तो मेरी टक्कर सीधा उस आइस ब्यूटी लियू रुयान से हो गई। बच्चों को ढूंढ लाए? 2 तो पक्के हैं, पर तीसरे का कुछ पक्का नहीं कह सकता। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। लियू रुयान ने हवा से उड़े हुए मेरे उन सस्ते और सिकुड़े हुए कपड़ों को देखा और बस इतना बोलकर वहां से बिना पीछे देखे चली गई। तुम्हारी टेबल पर एक पानी की बोतल रखी है, मैंने एक्स्ट्रा खरीद ली थी। मैं अपनी उस 82,000 की टॉप लेवल बॉस वाली कुर्सी पर बैठा और टेबल पर रखी मिनरल वाटर की बोतल खोलकर एक घूंट मारा। ये लियू टीचर भी ना मुंह से हमेशा ताने मारती है और डीमोटिवेट करती है, लेकिन चुपके से मुझे पानी भी दे जाती है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह सिस्टम का करोड़ों का ट्रांसफर नहीं था, बल्कि इस महीने की मेरी वो बेचारी 3,700 रुपए की मामूली सैलरी अकाउंट में आई थी। मैंने उन 3,700 रुपयों को देखा और फिर अपने नीचे रखी उस 82,000 की कुर्सी को देखा। मैं कुर्सी पर पीछे टिका और मुस्कुरा दिया। कल सीधा 10 लाख आने वाले हैं। तीसरे दिन की सुबह मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट होने लगा, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने अपना वो खटारा फोन उठाया और देखा।
कंस्ट्रक्शन बैंक के मैसेज की उस सफेद रोशनी ने तो मेरी आंखें ही चुंधिया दी। अकाउंट नंबर एंडिंग 8848 में 10 लाख क्रेडिट हुए हैं, करंट बैलेंस 11,10,000। मैं उन नंबर्स को घूरता रह गया। मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। सिस्टम कोई मजाक नहीं कर रहा था। ये पैसा सच में हर दिन 10 गुना बढ़ रहा था। इस स्पीड से 7वें दिन मेरी फिक्स सैलरी रोज की 1 करोड़ हो जाएगी। मैं पलटकर उठ बैठा और अपने किराए के कमरे की उस टूटी हुई छत की दरारों को घूरने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में खतरे का भयंकर सायरन बज रहा था। पूरी क्लास में 38 बच्चे हैं और कल सिर्फ 24 आए थे। सिस्टम की रेड लाइन ये थी कि अगर 12 बच्चों ने स्कूल छोड़ा तो वो मुझे सीधा मिटा देगा। साला अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास पैसा तो होगा, पर उसे उड़ाने के लिए जान ही नहीं बचेगी। मैंने अपना सिस्टम पैनल खोल कर देखा। बिना बताए 6 लोग गायब हैं और 4 बच्चों के स्कूल छोड़ने का हाई रिस्क है। साला ये तो सीधे मेरे बम के ऊपर पागलों की तरह डांस कर रहे थे। इन सालों को प्यार से समझाना बेकार था और टीचर लियू वाला वो इमोशनल ड्रामा तो बिल्कुल काम नहीं करने वाला था। ये बिगड़ैल बच्चे न प्यार से मानते हैं न मार से, है ना? मैंने सीधा ब्राउजर खोला और नानकियाओं शहर के सबसे टॉप लेवल प्राइवेट शेफ को सर्च किया। पेज पर एक मिशेलिन स्टार शेफ अपने ब्लो टॉर्च से ऑस्ट्रेलियन M9 वाग्यू बीफ को भून रहा था, जिसमें से मस्त तेल टपक रहा था। ए कॉम्बो ब्लैक ट्रफल सॉस और ब्लैक पेपर एबलोन के साथ M9 वाग्यू बीफ। एक प्लेट की कीमत 680 रुपए। मैंने बिना पलक झपकाए सीधा रेस्टोरेंट को कॉल लगा दिया। मुझे 38 प्लेट ए कॉम्बो का ऑर्डर देना है। आज दोपहर 11:30 बजे इसे 19वें हाई स्कूल में डिलीवर करना है। और सुनो, डिलीवरी वाले एकदम फॉर्मल सूट में होने चाहिए, हाथों में सफेद ग्लव्स हों। जितना ज्यादा VIP लुक हो उतना अच्छा। फोन के उस तरफ लड़की की आवाज एकदम से रुक गई। मुझे पक्का यकीन है कि एक हाई स्कूल की क्लास में मिशेलिन स्टार का खाना मंगाने की बात सुनकर उसके दिमाग का CPU ही उड़ गया होगा। सर, क्या आप पक्का 38 प्लेट्स बोल रहे हैं? हाँ, एक भी प्लेट कम नहीं होनी चाहिए। स्कूल के गेट पर पहुंचकर कॉल करना, मैं गार्ड से बोलकर एंट्री दिलवा दूंगा। ठीक है सर। हमारे स्टैंडर्ड सफेद ग्लव्स और सिल्वर ट्रे वाली सर्विस के साथ टोटल बिल 25,840 रुपए हुआ है। आप WeChat से पेमेंट करेंगे या अलीपे से? 30 सेकंड बाद मैंने सीधा QR कोड स्कैन करके वो 25,000 पे कर दिए। मैंने अपनी वही सिकुड़ी हुई सफेद टी-शर्ट पहनी, अपने 40 रुपए वाले फटे हुए कैनवस जूतों के फीते बांधे और मेरे चेहरे पर एक भयंकर स्माइल आ गई। साला 10 लाख से ऊपर के बैलेंस में से 25,000 निकालकर पूरी क्लास को खाना खिलाना ऐसा था जैसे 3,700 की सैलरी में से 1 रुपया खर्च करके किसी कलीग को पानी पिलाना। मुझे रत्ती भर भी दर्द नहीं हो रहा था। ये साले कमीने बच्चे न प्यार की भाषा समझते हैं न डंडे की। तो चलो इन्हें एकदम भौकाल वाली VIP दावत चखाते हैं। शेयरिंग साइकिल से स्कूल जाते हुए रास्ते में मैंने उस मोटे कियान डुओ को कॉल लगाया और सीधा उससे क्लास के WeChat ग्रुप का नंबर मांग लिया। साला ग्रुप का नाम भी एकदम खतरनाक था, क्लास 18। मैं एकदम चुपचाप छुपकर उस ग्रुप में घुस गया। बस मुझे दोपहर का इंतजार था जब मैं ये भयंकर न्यूक्लियर बम उन पर गिराने वाला था। स्कूल के गेट पर पहुंचकर मैंने गार्ड ओल्ड झांग को आवाज लगाई। झांग अंकल, दोपहर को खाना डिलीवर करने के लिए एक गाड़ी आएगी, जरा उन्हें अंदर आने देना। ओल्ड झांग के हाथ में जो स्टील का मग था वो एकदम से कांप गया और गर्म पानी उसके रेडियो पर गिरते गिरते बचा। फिर से डिलीवरी? तुम्हारी वो 82,000 की कुर्सी वाली बात अभी तक हजम नहीं हुई है? तुम कैंटीन में खाना क्यों नहीं खाते? मैंने उसे एक तिरछी नजर से देखा और एकदम ताने वाले लहजे में वापस पूछा, कैंटीन में जो कचरा मिलता है क्या उसे खाना कहते हैं? ओल्ड झांग पलक झपकते ही चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हमारे 19वें हाई स्कूल की कैंटीन में उबली हुई पत्ता गोभी और हड्डियों से भरा जो सुअरों वाला खाना मिलता था, उसके बारे में साला पूरे स्कूल में किसे नहीं पता था। ठीक है भाई, ओल्ड झांग ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। गाड़ी आएगी तो मैं गेट खोल दूंगा। मैंने अपनी साइकिल को पार्किंग में फेंका और दोनों हाथ जेब में डालकर फुल स्वैग में अपनी क्लास की बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। ग्राउंड के पास से गुजरते हुए मैंने उस टूटे फूटे रनिंग ट्रैक और जंग खाए बास्केटबॉल पोल को देखा। इस ग्राउंड को रिपेयर करना था, कैंटीन को बदलना था और छतों को भी ठीक कराना था। ये सब कुछ सिर्फ पैसे फेंकने से सॉल्व हो सकता था, लेकिन मैं सीधा पैसा नहीं उड़ा सकता था। मुझे इसके लिए एकदम सॉलिड और लीगल बहाने ढूंढने थे, वरना अगर सिस्टम को लगा कि मैंने अपनी असलियत खोल दी है तो वो साला मुझे 1 मिनट में दुनिया से उड़ा देगा। जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, ओल्ड लियू अपना स्टील का मग पकड़े मेरे पास आया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, छोटे मास्टर चेन, मैंने सुना कि तुम कल बच्चों को पकड़ने के लिए इंटरनेट कैफे गए थे। वहां के मालिक से पंगा लेना ठीक नहीं है। उससे पहले वाले क्लास टीचर को उसने आधी सड़क तक गालियां दी थी और उस टीचर ने गुस्से में आकर सीधा रिजाइन कर दिया था। मेरे कदम रुक गए।
मैंने पलटकर उसकी रूह को चीर देने वाला सवाल किया। उसने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन वो बच्चे जो इंटरनेट कैफे में पड़े थे, उनका क्या हुआ? ओल्ड लियू का मुंह बंद हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। और कहाँ जाएंगे? किसी ने स्कूल छोड़ दिया, किसी को निकाल दिया गया, सब चले गए, एक भी वापस नहीं आया। मुझे उससे फालतू बकवास करने का मन नहीं था। बताने के लिए शुक्रिया, बस इतना बोलकर मैं वहां से मुड़ा और ऊपर चला गया। अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठकर मेरे दिमाग में अब बस उस दोपहर की वीआईपी दावत का ही प्लान चल रहा था। 30,000 रुपए उड़ाकर 38 लोगों को दावत देना, मतलब हर एक के हिस्से में 790 रुपए का मिशेलिन स्टार खाना। जब ये साले बच्चे एक बार ऐसा टॉप लेवल का खाना खा लेंगे और फिर वापस कैंटीन का वो सूरों वाला खाना खाएंगे, तो वो जो जमीन आसमान का फर्क होगा ना, वो इन्हें पागल करके रख देगा। आज खा लिया, कल फिर से खाने का मन है, ठीक है, क्लास में आओ और खाना मिलेगा। साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पैसे की पावर थी। मेरे तिरछे सामने बैठी लियू रुयान होमवर्क चेक कर रही थी। हालांकि उसने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि वो हर 2-3 मिनट में मुझे छुप छुप कर घूर रही थी। मुझे इस आइस ब्यूटी का भांडा फोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस सिर झुकाकर अपना सिस्टम पैनल खोल लिया। आज क्लास में 26 लोग आए थे और उनमें झाओ दाजुआंग और मा शियाओ तियाओ का नाम साफ साफ चमक रहा था। सही है, पूरे सर्वर का टॉप 100 वाला गेमिंग का कीड़ा अपनी शर्त हारने के बाद अपनी बात पर कायम था। लेकिन सिर्फ एक लिन शियाओशी थी जो अभी भी नहीं आई थी। मेरे माथे पर सिलवटें आ गईं और मैंने स्क्रीन बंद कर दी। इस तरह की स्टूडेंट को सिर्फ एक गेम खेलकर वापस नहीं लाया जा सकता था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना लेसन प्लान उठाया। लियू रुयान के पास से गुजरते हुए मैंने बस यूं ही बोल दिया, लियू टीचर, आज दोपहर को कैंटीन मत जाना वरना पछताओगी। लियू रुयान का लाल पेन अचानक से रुक गया। उसके चेहरे पर 1000 सवाल थे, पर मैं बिना पीछे मुड़े वहां से निकल चुका था। दूसरी तरफ क्लास 18 के वी चैट ग्रुप में भयंकर बवाल मचा हुआ था। कियान डुओ ने मैसेज भेजा कि नया क्लास टीचर ग्रुप में घुस आया है, और पलक झपकते ही पूरे ग्रुप में शमशान जैसी शांति छा गई। झाओ दाजुआंग ने चिढ़ते हुए पूछा कि वो ग्रुप में क्या करने आया है, तो कियान डुओ ने बताया कि वो पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। पूरा ग्रुप एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं साला आखिर करना क्या चाहता हूं। दोपहर की छुट्टी की घंटी बजते ही पूरे स्कूल के बच्चे मरे हुए चेहरों के साथ उस कैंटीन की तरफ भागे जहां सूअर भी जाना पसंद न करे। मैं क्लास 18 के पोडियम पर खड़ा था और उस झाओ दाजुआंग को देख रहा था जिसे मैंने सुबह बुरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था और जो एकदम टाइम पर क्लास में आया था। वो अपनी डेस्क पर सिर रखकर मरने की एक्टिंग कर रहा था और मैंने उस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। डिंग शीजी, प्राइवेट शेफ के कस्टमर सर्विस से मैसेज आया था, 38 मिशेलिन ए कॉम्बो स्कूल के गेट पर पहुंच चुके हैं। 6 डिलीवरी वाले और 2 फॉर्मल सूट और सफेद ग्लव्स पहने वेटर एकदम रेडी हैं। क्या हमें डिस्पोजेबल टेबल क्लॉथ बिछाने की जरूरत है? मैंने 1 सेकंड में रिप्लाई मारा, बिछाओ। मैंने फोन जेब में रखा और उन बच्चों को देखा जो कैंटीन की तरफ भागने ही वाले थे। मैंने एकदम ठंडी आवाज में कहा, सब अपनी जगह पर बैठे, रिलेशन शूट। आज दोपहर को किसी को कैंटीन जाने की जरूरत नहीं है। कैंटीन नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे? पीछे डेस्क पर सिर रखकर मरने की एक्टिंग कर रहे झाओ दाजुआंग ने दबी हुई आवाज में पूछा। बस इंतजार करो। मैंने ये बात बोली और बिना पीछे देखे अपना लेसन प्लान लेकर क्लास से बाहर निकल गया। पूरी क्लास पलक झपकते ही शोर से गूंज उठी। माँ शियाओ तियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका क्या मतलब था? कहीं ये हमें भूखा मारने का प्लान तो नहीं बना रहा? तू रात भर गेम खेलकर पागल हो गया है क्या? साला कौन सा क्लास टीचर अपने बच्चों को भूखा मारता है? झाओ दाजुआंग ने आंखें घुमाई और वापस अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया। आगे बैठी एक लड़की ने दबी हुई आवाज में कहा, कहीं ये हमारे लिए कोई क्लास पार्टी तो नहीं रख रहा? अरे छोड़ यार, इसे आए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। वो एक कुर्सी खरीदने में ही इसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया होगा। पार्टी के लिए साला पैसे कहां से लाएगा? जब क्लास में ये भयंकर फुसफुसाहट चल रही थी, मैंने बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर अपना फोन निकाला और गार्ड ओल्ड झांग को कॉल लगाया। झांग अंकल, गाड़ी आ गई है, उसे अंदर आने दो और सीधा क्लास बिल्डिंग के सामने ले आओ। कौन सी गाड़ी? कहीं फिर से वो 82,000 वाली कुर्सी तो नहीं आ रही? नहीं, ये कुर्सी नहीं, खाना था। 11:30 बजने में 2 मिनट बाकी थे। गार्ड रूम में आराम से कहानी सुन रहे ओल्ड झांग ने अपनी तिरछी नजरों से देखा कि स्कूल के गेट के बाहर गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। एक नहीं, पूरी 3 गाड़ियां खड़ी थीं। सबसे आगे एक सफेद रंग की कोल्ड चेन डिलीवरी वैन खड़ी थी जिस पर डिंग शीजी, टॉप लेवल प्राइवेट शेफ का बड़ा सा चमकता हुआ गोल्डन लोगो छपा था, और उसके पीछे उसी कंपनी की 2 और वैन खड़ी थीं। धूप में चमकती हुई वो गाड़ियां सीधा आंखों को अंधा कर रही थीं। हमारे 19वें हाई स्कूल के उस बिना पेंट वाले जंग खाए लोहे के गेट के साथ
इन गाड़ियों का खड़ा होना, ये नज़ारा इतना अजीब था कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। को ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और वहां से एक लड़का नीचे उतरा। उसने काले रंग का वेस्ट कोट, सफेद शर्ट और सफेद ग्लव्स पहन रखे थे। वो एकदम किसी 5 स्टार होटल के लॉबी मैनेजर जैसा लग रहा था। नमस्ते, कस्टमर चेन जिमिंग सर ने 38A कॉम्बो का ऑर्डर दिया था, प्लीज हमें अंदर जाने दें। ओल्ड झांग ने अपना थूक गटका और हड़बड़ाहट में उस जंग खाए लोहे के गेट को खींचकर खोला। आ जाओ। वो तीनों डिलीवरी गाड़ियां पूरे भौकाल के साथ हमारे स्कूल के उस गड्ढों से भरे कैंपस में घुस आईं। जो बच्चे कैंटीन में जाकर वो रूखे सूखे बन खाने जा रहे थे, वो सब पागलों की तरह घूरने लगे। अरे बाप रे, ये कैसी गाड़ियां हैं? डिंगशी जी, क्या ये नानकियाओ शहर का वो सबसे भयंकर महंगा प्राइवेट रेस्टोरेंट नहीं है? वो हमारे इस घटिया स्कूल में डिलीवरी कर रहे हैं। पक्का कोई गलती हुई होगी। गाड़ियों का वो काफिला क्लास बिल्डिंग के सामने एक लाइन में खड़ा हो गया। सफेद ग्लव्स पहने 6 वेटर एकदम परफेक्ट तालमेल के साथ गाड़ियों से नीचे कूदे और उन्होंने एक के बाद एक सिल्वर कलर के भारी इंसुलेटेड बॉक्स बाहर निकालने शुरू कर दिए। एक वेटर ने चेक करने के लिए बॉक्स का ढक्कन खोला और अरे बाप रे, टॉप क्वालिटी वाग्यू बीफ की एक ऐसी भयंकर खुशबू जिसने सीधा पैरों की जान निकाल दी। वो खुशबू पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग के सामने ब्लास्ट हो गई। वहां से गुजरने वाले बच्चों के कदम वहीं जम गए। जो कैंटीन जा रहे थे वो भी रुक गए। पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उन पर रुकने वाला जादू कर दिया हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओल्ड लियू अपना वो स्टील का मग पकड़े सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने खिड़की से बाहर एक नजर डाली और